Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 अगस्त 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है वुलार लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा कल के वीडियो में हमने रूमी 1 रॉकेट के बारे में पढ़ा और इसके बारे में थंबनेल भी लगाया हुआ था। तो रूमी 1 रॉकेट के रेफरेंस में ही आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये रॉकेट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है इस रॉकेट को जो भारत ने लॉन्च किया है इसने अभी तक का सबसे भारी पेलोड कैरी किया है, सबसे भारी सामान कैरी किया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज के वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट न्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में हमारे सभी एडिटोरियल रेलिवेंट हैं। द हिंदू के आज सभी एडिटोरियल केवल एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ये है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में जो वायलेंस बढ़ रहा है इसको कैसे टैकल किया जाए। तो सभी एडिटोरियल्स को कंपाइल करके एक बढ़िया डेटा आपके सामने रखा जाएगा, प्लस एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है जो आपकी एग्जाम के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे एक ही वीडियो में आपका द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट कवर होता है, इंडियन एक्सप्रेस भी कवर हो जाता है। देन उसके बाद बचते हैं बहुत सारे और भी सोर्सेस। इनमें से अगर कोई टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए काम का है तो उसको भी वीडियो के अंदर में कवर कर दिया जाता है, जिससे एक जो फोमो रहता है ना कि ये आर्टिकल या ये सोर्स मेरा मिस हो रहा है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम का जो सिलेबस में पॉइंट लिखा है वो लिखा है करंट अफेयर्स, कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ टैकल करके चलना होगा, अदरवाइज लास्ट में मैगजीन वगैरह फॉलो करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। अभी पहले से ही तैयारी करके चलोगे तो मैगजीन भी फॉलो करोगे तो आपका 70-80% चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी हुई होंगी, तो रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। नहीं तो केवल एक चीज़ को फॉलो करके चल रहे हैं, एट दी लास्ट अगर मैगजीन उठाते हैं तो आपको ऐसा बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा ये है ना पहले ही चीज़ें कवर करते चलें। अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है जो इस वीडियो के माध्यम से मिल जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बेनिफिट्स उठाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं थंबनेल वाले टॉपिक पर। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक के कई सारे आर्टिकल्स पिछले कुछ दिनों में पब्लिश हो रहे हैं। अभी हमने चंद्रयान 3 पिछले साल लॉन्च किया और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बना। इसके बाद इसरो की साइड से या जो हमारे इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, इनके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं जो कि अभी के समय पर मीडिया में चल रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला है चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर एक और बात इन्होंने बोली कि आने वाले 5 सालों के अंदर में हमारा इसरो लगभग 70 से ज़्यादा सैटेलाइट्स या 70 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाले समय पर देखने को मिलेगी स्पेस सेक्टर में। तो चलिए आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। एग्जाम के लिए क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें हो सकती हैं, क्या आप लिख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना के हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रयान 4 मिशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चंद्रयान 3 के बारे में बता दूं। पता है ना चंद्रयान 3 में हमने चांद पर एक लैंडर उतारा, लैंडर में से यहाँ पर रोवर निकला और वो रोवर यहाँ पर चांद पर घूमा। ये अभी तक दोस्तों चंद्रयान 3 का था पूरा का पूरा स्टेटस। हमारा चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से कैसे अलग होगा वो भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए चंद्रयान 4 में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे लिए लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है।
कहने का मतलब है अभी तक हमारा टारगेट ये था कि चांद पर लैंड करवाना अपने लैंडर को, जो कि चंद्रयान 2 में नहीं करवा पाए थे, इस वजह से चंद्रयान 3 में भी पॉसिबल हो पाया। अब चंद्रयान 4 में टारगेट यह है कि चांद पर उतरें, रोवर उतरेगा, उसके बाद यहाँ से चांद पे से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करके वापस से पृथ्वी पर लेकर आएंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम क्या है? अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, कलेक्ट ल्यूनार रॉक सैंपल्स एंड रिटर्न दैम टू द अर्थ। अब दोस्तों ये भी देखिए, हम अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं, जो कि बिल्कुल होंगे, तो सक्सेसफुल होने के बाद में हम यूएस, रशिया और चाइना को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काम ऑलरेडी अमेरिका, रशिया, चाइना कर चुके हैं। चांद पे से सैंपल्स को लेकर आ चुके हैं। रिसेंटली चाइना का जो मिशन था वो हमने कवर भी किया था, आपको याद होगा। तो आपसे बन सकता है कि क्वेश्चन, चंद्रयान 4 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव, सेफ लैंडिंग करवाना चांद के सरफेस पर और चांद पे से सैंपल्स को कलेक्ट करना, स्टोर करना, फिर चांद पे से वापस से लिफ्ट ऑफ करना, है ना। यहाँ पे ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे दोस्तों, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सबको जोड़ना, फिर उनको अलग करना। तो ये डॉकिंग अनडॉकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अब की बार इस मिशन में, जो कि इसको बहुत कॉम्प्लेक्स भी बनाने वाली है। तो सैंपल इकट्ठे करके उसको स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचाना, फिर उसके बाद में उसको पृथ्वी तक लेकर आना, अपने आप में जब सोचते हैं तो ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आगे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो सब जानकारी हमारे पास में आएगी। अब बताया ये भी क्या है कि चंद्रयान 4 स्ट्रैटेजी के अंदर में कई सारे कंपोनेंट है। 5 चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जिसका मेन काम होगा लैंडर को वो ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर होगा डिसेंडर, है ना, जिसको डिज़ाइन किया गया है लूनार की लैंडिंग करवाने के लिए, है ना, और जो कि हमारी सॉइल की जो सैंपल वगैरह होगा उसको करने के लिए इसमें इक्विपमेंट्स होंगे डिसेंडर में। फिर होगा हमारे पास में एसेंडर। एसेंडर क्या करेगा? ये हमारे लैंडर से अलग होगा। कहने का मतलब है एसेंडर जैसे ही चांद पे जाएगा, सैंपल्स को कलेक्ट करेगा चांद के, तो इस लैंडर से ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में ये सीधा ऊपर उठेगा, है ना, चांद की सतह से ऊपर उठना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वापस से ऊपर उठना है, तभी यहाँ पे हम पृथ्वी पर लेकर आ पाएंगे उस सैंपल को। तो ये काम एसेंडर करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, एसेंडर भी सब कुछ नहीं करेगा, इसमें एक ट्रांसफर मॉड्यूल होने वाला है, ठीक है। एसेंडर से जो भी सैंपल होगा वो रिसीव करेगा ये ट्रांसफर मॉड्यूल, और फिर उसके बाद में ये सारा का सारा सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा री एंट्री मॉड्यूल के अंदर में। और री एंट्री मॉड्यूल का एट दी लास्ट काम होगा कि वो सेफ तरीके से उस सैंपल को पृथ्वी पर लेकर आए, है ना। इसको इसी तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करे तो उस एटमॉस्फेयर को, उस प्रेशर को ये झेल सके, ऐसे यहाँ पर इसको रेडी किया जाएगा। तो ये हमारी पूरा मिशन और स्ट्रैटेजी रहने वाली है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया दोस्तों? अब थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू, जो हमने अब कवर किया है, उसका समरी जान लेते हैं। देखो, इसरो ने पूरी तरह से चंद्रयान 4 का जो डिज़ाइन है वो फाइनलाइज़ कर दिया है। ये जानकारी हमारे सामने आई, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। भारत का ये अगला मून मिशन होगा। अब ये 2027 तक किया जाएगा। चंद्रयान 4 थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है पहले के कंपैरिजन में। क्यों कॉम्प्लेक्स होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ना है, निकालना है, तो डॉकिंग एंड डॉकिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। फिर अभी यहाँ पर फाइनल गवर्नमेंट का अप्रूवल का इंतज़ार है, उसके बाद और भी कई सारे अपडेट्स हमारे पास में आएंगे। लेकिन अब आप सोचोगे कि सर ये तो बात होगी चंद्रयान 4 की, आपने स्टार्टिंग में बोला चंद्रयान 5 का भी डिज़ाइन रेडी है। जी बिल्कुल, इसरो ने चंद्रयान 5 का डिज़ाइन भी रेडी कर रखा है। अब बोला ये जा रहा है कि इसके बारे में कोई ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं गई हैं, तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ होना बाकी है। तो जैसे ही हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आएगी फिर से हम यहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, आर्टिकल समाप्त हुआ, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पीछे का सब डेटा है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने आर्टिकल देखा, बैकग्राउंड डेटा देखा, वो सभी डेटा आपको एक PDF में, एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, उस पर्टिकुलर PDF में सभी डेटा कंपाइल करके दिया जाता है डेली बेसिस पे। तो डेली ये कंटेंट मिल रहा है, पिछले 1.5 साल 2 साल से रेगुलर चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। तो ऐसा ग्रुप आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है जहाँ पे सभी डेटा सिक्योर्ड है ना। और उसके अलावा करंट अफेयर्स का डेटा सिक्योर है, सीक्वेंस में मैनेज है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। अब दोस्तों बात ये भी है, सर टेलीग्राम बैन होने वाला है। देखो, बैन होने वाला है, केवल न्यूज़ चल रही है, अभी बैन हुआ नहीं है। कुछ भी चीज़ें आन दो, एक फाइनल चीज़ आन दो, उसके बाद, क्योंकि ये जो ग्रुप है अपना ना, ये भी टेलीग्राम पर ही है, तो डोंट वरी, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होएं। अभी बैन हुआ नहीं है, बस कल ही केवल और केवल न्यूज़ चल रही है,
उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। ऐसे भी कई आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है ना, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि मुझे कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से आप इसको लिंक कर पाएंगे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने अनाउंस किया है 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में फॉर द लद्दाख। अब देखो, पिछले कुछ समय से लद्दाख बहुत चर्चाओं में है। अब की बार इलेक्शंस में लद्दाख वाले इशू का भी इम्पैक्ट पड़ा, ये हम सभी ने देखा। होता यह है कि करंट समय पर, क्योंकि 2019 के बाद अगर आप देख पाओगे तो जो आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट किया, उसके बाद जो ये लद्दाख है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, है ना, जम्मू यूनियन टेरिटरी बन गया। तो अभी के समय पर लोगों की मांग यह है कि भाई हमें लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए, एक राज्य का दर्जा दिया जाए। ये लद्दाख में लंबे समय से मांग चल रही है और अभी काफ़ी भयंकर प्रोटेस्ट भी हुआ था इलेक्शन से पहले, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे लोगों की डिमांड एक और थी। लोग यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे कि हमें 6ठे स्केड्यूल के अंदर में स्टेटस चाहिए, यानी लद्दाख को संविधान के 6th स्केड्यूल में ऐड कर दो। ये लोगों की मांग है और अभी तक चल रही है। क्या होता है 6th स्केड्यूल, अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो हुआ यह है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल के दिन अनाउंस किया है कि लद्दाख में हम 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने वाले हैं। अभी केवल लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एक लेह है और एक कारगिल है। और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के पास में अपना ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ना। लेकिन हम अभी इसमें 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। एक का नाम होगा जंस्कर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है द्रास, तीसरा शाम, चौथा नुब्रा एंड 5वां चांगथांग। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ताकि लद्दाख का जो गवर्नेंस है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है स्पेशली, उसको और ज़्यादा मजबूती से किया जा सके। अब पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ये मेंशन किया है कि ये बेटर गवर्नेंस के लिए है, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएट होगी। ये बात दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से मेंशन की गई। अब सवाल यह है कि सरकार के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लद्दाख वासियों का क्या रिस्पॉन्स रहा है। देखो, लद्दाख के अंदर में एक पार्टी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इन्होंने यहाँ पर लंबे समय से, यानी साल 2020 से अभी तक ये राज्य का एक मांग कर रहे हैं कि हमें ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह मत दो। ये अभी भी कह रहे हैं हमें सीधा राज्य का दर्जा दो। है तो अभी भी हम यूनियन टेरिटरी ना, आपने भले डिस्ट्रिक्ट बांट दिए हैं और आपका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे आप गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और ये जो डिसीजन आपने लिया है नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का, ये हमारी डिमांड को चेंज नहीं करेगा। हम अभी भी 6ठे स्केड्यूल की मांग करेंगे, लद्दाख को 6th स्केड्यूल में डालो। आप इस वाले मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकते ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाकर। ऐसा यहाँ पे लद्दाख की साइड से जो केडीए है, इनका ये कहना है। केडीए अभी मैंने आपको बताया कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये मामला आपको समझ में आया कि क्या चल रहा है न्यूज़ में। एक तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने अनाउंस क्या किया है, और दूसरी तरफ वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आया। अब इस न्यूज़ आर्टिकल को थोड़ा एग्जाम से रिलेट करके समझो दोस्तों। एग्जाम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए ये 6th स्केड्यूल क्या है और ये 6ठे स्केड्यूल की मांग क्यों की जा रही है, लंबे समय से हो रही है। ये इस तरीके के भयंकर प्रोटेस्ट अभी इसी सर्दियों में 2024 में हमने देखे, है ना। लगातार सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे नजर आए, और मांग यही है कि लद्दाख को स्टेट का, यानी राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 2019 में। और वो ये ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, पार्लियामेंट में कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो लोगों की सुनेगा कौन, है ना। क्योंकि जैसे अगर आप दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन उनके पास में अपना लेजिस्लेचर है, अपना चीफ मिनिस्टर भी है, समझ गए। तो ऐसी कुछ ही यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सभी को देना है अगर आप यहाँ पे वाकई में स्टूडेंट और प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो अब दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि लद्दाख को भी 6ठे स्केड्यूल के अंदर में ऐड किया जाए। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर ये जानो कि सर ये 6ठा स्केड्यूल होता क्या है। देखो, हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 244 है, ये 6th स्केड्यूल के बारे में मेंशन करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को अगर 6ठे स्केड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा तो इससे उसको पावर मिल जाएगी कि वो अपनी खुद की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है। एक काउंसिल बना देगा, उस काउंसिल के पास में सभी पावर्स होंगी।
जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर्स, सभी पावर्स होंगे, अपने राज्य को वो आराम से मैनेज कर सकेगा, इतनी मजबूती उनको मिल जाएगी। अभी करंट समय पर तो अगर आप देखोगे तो केवल 4 राज्य हैं जिनको इस तरीके से छठे शेड्यूल में ऐड किया गया है। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आप ध्यान रख सकते हैं, ATMM करके। ए से है असम, फिर टी से है त्रिपुरा, एम से है मेघालय और दूसरे एम से है मिजोरम। तो चारों के चारों हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो केवल 4 राज्य जिनको ऑटोनॉमस ये काउंसिल मिल चुका है, यानी उनको 6 शेड्यूल में ऐड किया गया। ये आप देख पाओगे सोनम वांगचुक जी हैं, ये डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल की, ताकि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की जा सके, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। ठीक है, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, ऐसे करके कई बार जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर ये हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो उससे होगा क्या। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो ट्राइबल एरियाज़ है, क्योंकि लद्दाख में भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो अभी के समय पर जो ये 4 राज्य है जिनके पास में ये 6 शेड्यूल की पावर है, यहाँ पर भी अगर आप देख पाएंगे तो ट्राइबल एरियाज़ ही सबसे ज़्यादा हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी को पावर मिल जाती है, ये अपने एरिया को, अपने लोगों को खुद से गवर्न कर सकते हैं। इनके पास में ताकत आ जाती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को खुद से ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा, तो हर एक जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा इसके पास में 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 सीधा गवर्नर वहाँ के नॉमिनेट करते हैं और बाकी जो 26 होते हैं उनको वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे काउंसिल बनाकर अब से बैठ गए हैं, है ना। अब ये काउंसिल बन गई है इस 6 शेड्यूल के पावर के माध्यम से। अब दोस्तों इस काउंसिल की अपने आप में कई सारी पावर्स होती हैं, जैसे ये काउंसिल अपने एरिया के लिए नियम बना सकता है कई सारे मैटर पर, चाहे वो ज़मीन का मैटर हो, जंगल हो, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हो, शादी है, डाइवोर्स है, कोई और रीति रिवाज है, उस पर कोई डिस्प्यूट है, सारे मैटर्स यहाँ पर ये खुद से देख पाएंगे, बाहर की किसी की ज़रूरत नहीं है। जितने भी ये लॉज होंगे दोस्तों, इसके लिए बस खाली गवर्नर के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जो ईजिली मिल जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि इसी काउंसिल के पास में एक और ताकत आती है कि ये विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं, कोर्ट बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है, विवाद हो गया है, तो उसको खुद से यहाँ पर ये डील कर सकते हैं, उनसे अपील की सुनवाई कर सकते हैं। इनके पास में पावर मिल जाती है हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन वाली, समझ गए। फिर उसके बाद में इसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में ये भी पावर है कि ये प्राइमरी स्कूल्स बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट मैनेजमेंट, सारी पावर इनके पास में, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरी, रोड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर इनके पास में आ जाती है। इतना ही नहीं, टैक्स को कलेक्ट करने की पावर, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स लगाना है ना, ये भी ताकत इस काउंसिल के पास में होती है। तो छठा शेड्यूल कितना पावरफुल है ये आपने समझा। तो लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमको भी 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो कह सकते हैं चैलेंज आता है वो यही आता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उन्हीं को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाता है। तो आपको सोचोगे कि सही तो है यार, अगर लद्दाख मांग कर रहा है, वहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही हैं, तो क्यों नहीं हम उनको 6 शेड्यूल में ऐड कर देते। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, इसके बारे में देखो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे लंबे समय से। बहुत सारे लोग फेवर में है कि हाँ भाई 6 शेड्यूल में ऐड कर दो उन लोगों को, डिमांड कर रहे हैं लंबे समय से, अपने एनवायरमेंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब उनके पास में लॉस बनाने की सारी ताकत होगी। तो आप ऐसे फालतू की चीज़ें वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं लगा पाओगे जिससे एनवायरमेंट को नुकसान हो पाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोगों का कहना यह है कि नहीं, 6 शेड्यूल में ऐड नहीं करना चाहिए, एक सेंसिटिव एरिया है, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो लॉ के हिसाब से भी या लॉ के नज़रिए में भी ये बोलती हैं कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, ये लोग क्या कहते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। कहने का मतलब यह है इतना आसान नहीं है, जैसे अगर हम बोल दें कि ऐड कर दिया जाए, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्होंने ये बोला है हमें संविधान के अंदर में चेंजेस करने होंगे, अमेंडमेंट करना होगा, बदलाव करना होगा, तब जाके लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जाएगा। बड़े अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सीधा सीधा ये बोलता है कि जो 6 शेड्यूल है ये केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स हैं, केवल उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए है। तो लद्दाख तो इधर आ रहा है भारत के नॉर्थ वाले पोर्शन में, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, तो उसको 6 शेड्यूल में कैसे ऐड कर सकते हैं जब संविधान ने स्पेशली 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए रखा है। तो पहला सवाल ये उठता है। लेकिन हमारे देश में कई सारे और भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उनके लिए 5th शेड्यूल है, 6 शेड्यूल केवल नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये एक पहला चैलेंज उठता है।
तो अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, स्केड्यूल्स में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमें पूरा अमेंडमेंट करना होगा। फिर दूसरा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, कई लोग आर्ग्यू ये भी करते हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करना, इससे उस रीजन के गवर्नेंस के ऊपर में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आएंगे, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होगा उसमें लगातार डिले चलेगा, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि कई सारी रिपोर्ट अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर में टेबल की गई, जहाँ पे बोला गया लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम 10% टू 45%, 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया रिजर्वेशन, जिससे यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को अपने डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को इन्फॉर्म किया कि जो ये ऑब्जेक्टिव है कि ट्राइबल पॉपुलेशन का इंक्लूजन, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन को 6ठे शेड्यूल में डाल देना, है ना, इससे यहाँ पर इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये काम यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो सकता है, और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी हम प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है लद्दाख को, ताकि वो अपनी सारी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो जब ये सब सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर डिबेट्स के तौर पर लोगों के थ्रू उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी लद्दाख का मैटर एग्जैक्टली है क्या, मामला क्या चल रहा है, और न्यूज़ अभी क्या आई है। सरकार ने बोला 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, जिससे गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा, लोगों को बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बट लोगों का डिमांड है नहीं, 6ठा शेड्यूल दे दो, राज्य का दर्जा दे दो, जो आपने 2019 में हटा दिया था। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 2। नहीं, देखिए यहाँ पे जो हमारी अब शॉर्ट न्यूज़ शुरू हो रही हैं, इनका ये टैग हो सकता है गलत लग गया हो, ठीक है, टैग मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ कल वाले, कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिकल है, बताता चलूँगा, अपडेट कर लेंगे यार साथ में, है ना, सिलेबस पता है तो सब कुछ पता है। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक कर पाएंगे। तो क्या बात हो रही है, जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है, स्पेशली साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर में, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विज्ञान धारा स्कीम को लॉन्च किया है। नाम से पता चला है विज्ञान धारा, ठीक है। तो साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ क्या पब्लिश हुई है, ज़रा ये देखिए दोस्तों, खबर आपके सामने है कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है कि 3 बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं उन सबको मिला दिया जाएगा, और मिलाकर यहाँ पर विज्ञान धारा स्कीम का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान धारा बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने वाली है। आपको पता है ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वह स्कीम होती हैं जहां पर केंद्र सरकार सारा पैसा दे रही हो, 100% फंडिंग केंद्र सरकार की साइड से जा रही हो। तो बड़ी बड़ी जो भी स्कीम्स साइंस एंड टेक में काम करती हैं, उन 3 स्कीम्स को मिलाकर विज्ञान धारा स्कीम बनाया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है, और ये काम हो रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। अब दोस्तों, विज्ञान धारा स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या होता है आपको बता दिया गया। 3 अम्ब्रेला स्कीम्स यहाँ पर मिलाकर ये काम किया जा रहा है, ये बता दिया गया। अब वो 3 चीज़ें जो जोड़ी जा रही हैं वो क्या क्या हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इन 3 चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। ठीक है, अब जो ये तीनों स्कीम्स है जिसके बारे में आपको बताया कि साइंस एंड टेक में नए आविष्कार करना, नया डेवलपमेंट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाना, है ना, ये सब हमारा मेन पर्पज़ है। अब ये सब हम विज्ञान धारा के तहत करने वाले, विज्ञान धारा में ही सब कुछ अंडर में लेकर आया जाएगा। और इसको मैनेज कौन करेगा? तो क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको मैनेज करेगा, ताकि भारत के अंदर में साइंस और टेक के सेक्टर में जो लोगों की कैपेबिलिटीज़ हैं, लोगों की क्षमताएं हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब ये बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो साइंस में आपने आविष्कार करने हैं, नए रिसर्च करने हैं, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इस स्कीम के तहत फंडिंग करेगी, और इन्होंने अनाउंस किया है कि लगभग 10,579 करोड़ रुपीस हम प्रोवाइड करवाएंगे 2021 से लेकर 2026 तक। ये फंडिंग प्रोवाइड भी करवाने वाले हैं। ये जो स्कीम्स को मर्ज किया गया है, 3 बड़ी स्कीम्स को, उनको सिंगल स्कीम में लेकर आया गया। इससे क्या होगा? इसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर इस स्कीम का है वो यही है, देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, आविष्कार को बढ़ावा देना, साइंस सेक्टर को मजबूत करना, लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाना, लोगों की दिलचस्पी बढ़ना। ये बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, वही चीज़ दोबारा से इसमें एक्सप्लेन कर दी गई, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी ये प्रोग्राम्स में हम फोकस कर रहे हैं, हमारा एक और ध्यान होगा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन साइंस एंड टेक में बढ़ाया जाए।
ताकि जो अभी भी जेंडर को लेकर गैप है वैसे वो जेंडर गैप खत्म हो सके, उसके लिए भी हम काम करेंगे। प्लस जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर विज्ञान धारा स्कीम के अंदर में होंगे उनका मेन गोल ये होगा कि हमें भारत को एक डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित भारत बनाना है 2047 तक। उसके अलावा जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम का, वो हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ में काम करेगा। तो इससे भी यहाँ पर जो रिसर्च और इनोवेशंस हैं इसको लगातार बढ़ावा मिलेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, इसमें अब ध्यान रखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे इस स्कीम का नाम, इसमें फंडिंग कौन कर रहा है, ये कौन से प्रकार की स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आ रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आ रही है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यही चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। दोस्तों बात हो रही है हम्पबैक व्हेल्स के बारे में। ये जो व्हेल आप देख पा रहे हो पानी के अंदर में, इनको लेकर कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। अब कई सारे न्यूज़ हुए, बबल नेट के बारे में बात हो रहा है कि जो हम्पबैक व्हेल हैं ये बबल नेट बनाती हैं और वो बबल नेट से ये अपना शिकार करती हैं, और शिकार करने के साथ साथ मेंशन किया गया है वो बबल नेट इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, बहुत ही यूनिक टूल है। इससे यहाँ पर ये जो हम्पबैक व्हेल होती हैं वो अपने फूड इंटेक को बढ़ाती हैं, ज़्यादा खाना खा पाती हैं। ये क्या होता है बबल नेट आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप दोस्तों थोड़ा हम्पबैक व्हेल के बारे में जान लो, क्योंकि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन बना तो इस व्हेल के बारे में सीधा बन जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी हमारी व्हेल्स पाई जाती हैं पृथ्वी के ऊपर में, उनमें से जो सबसे बड़ी स्पीशी है, लार्जर स्पीशी है, वो हम्पबैक व्हेल है। इसका साइंटिफिक नेम है मेगाप्टेरा नोवाइंगेलिया। तो ये जो हम्पबैक व्हेल है इसको ये नाम कहाँ से दिया है, नाम ये दिया है कि देखो इसके ना बॉडी के ऊपर में जो डोर्जल फिन है, एक फोटो दिखाता हूँ, ये डोर्जल फिन है, ये जो हम्प पीछे निकला हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पर इसको हम्पबैक व्हेल बोल दिया जाता है ना। उसके अलावा इसके फ्लिपर्स वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा लंबे और ह्यूज साइज़ के देखने को मिलते हैं। कई फ़ोटोज़ ऐसे हैं जहाँ पे इसके और ह्यूज साइज़ के जो फ़ोटोज़ है वो यहाँ पर शेयर करे गए हैं। तो जब ये डाइव करती है तो पीछे का डोर्जल फिन इसका दिखाई पड़ता है, तो इसको नाम दिया गया हम्पबैक व्हेल। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये व्हेल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारे दुनिया में लगभग जितने भी समुद्र हैं, चाहे वो अटलांटिक पे हो, पैसिफिक ओशन हो, है ना, जितने भी ओशंस हैं सभी जगह पे सभी ओशंस में पाई जाती है ऐसा बताया जाता है। लेकिन इनमें एक खास बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी ये मैमल्स प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे लंबे रास्ते पे माइग्रेशन यही व्हेल करती हैं, यानी हर साल बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं दुनिया में। बताया जाता यह है कि देखो अगर मान लो यहाँ पर ठंड पड़ रही है तो पोलर रीजन जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहाँ से ये सीधा आ जाती हैं ट्रॉपिकल रीजन में, और मान लो गर्मी पड़ रही है ज़्यादा तो ट्रॉपिकल रीजन से सीधा ये चली जाती हैं पोलर रीजन में, है ना, जहाँ पे ठंड पड़ रही होती है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर दुनिया में इधर से उधर ये ट्रैवल कर सकती हैं, ये है इनकी माइग्रेशन की ताकत। अब बात आती है हम्पबैक व्हेल के फीचर्स के बारे में। तो इनकी जो फीचर्स हैं अगर हम साइज़ देखें तो लेंथ में लगभग 12 से 16 मीटर के आसपास होती हैं, वजन इनका 36 मैट्रिक टन्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ इतना होता है। मेनली यहाँ पर ब्लैक कलर में या ग्रे कलर में ये व्हेल्स नज़र आती हैं। बाकी मैंने आपको बताया इनका जो निचला हिस्सा है ये प्रॉपर वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। ये देखो ये सब वाइट कलर से आपको नजर आएगा, बैली वगैरह भी वाइट कलर की है, बड़े बड़े साइज़ के यहाँ पर ये फ्लिपर्स नजर आएंगे, है ना। इस वजह से इसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें मेगाप्टेरा वर्ड यूज़ किया गया है। मेगाप्टेरा का मतलब होता है बड़े पंख वाला, लार्ज विंग वाला। तो इसके ये फ्लिपर जो हैं एज अ लार्ज विंग कंसिडर किए गए हैं यहाँ पर। तो इसका बॉडी साइज़ बहुत हैवी है, ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम्पबैक व्हेल्स होती हैं ध्यान रखिए इनका जो जबड़ा है बहुत मजबूत होता है, काफ़ी बड़ा सर है, प्लस ये जब मतलब खाना वगैरह खा रही होती हैं, अपना शिकार कर रही होती है तो लार्ज ग्रुप्स के अंदर में ये शिकार करती हैं। और इन हम्पबैक व्हेल में सबसे ज़्यादा मेल जो पुरुष हम्पबैक व्हेल्स हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर में गाने की कैपेबिलिटी होती है, वो गाना गाते हैं, और जो गाना गाते हैं जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगभग 20 माइल्स की दूरी तक सुनाई दिए जा सकते हैं, ये भी बताया जाता है हम्पबैक व्हेल के बारे में। देखिए अब हम लोग जो बात कर रहे थे बबल मेथड के बारे में वो समझते हैं। यहाँ पे जो हम्पबैक व्हेल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो इनको शिकार करना है, कुछ खाना है, तो एक मेथड इस्तेमाल होता है इनके थ्रू जिसको बोलते हैं बबल नेटिंग। बबल नेटिंग में यहाँ पर ये जो हम्पबैक व्हेल्स हैं समुद्र के अंदर में गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पे बबल्स क्रिएट कर देती हैं। और बबल्स क्रिएट कर देती हैं यानी कि इनको कहीं पे फूड नज़र आया, कहीं पे मछलियाँ नज़र आई तो चारों तरफ उनके बबल्स क्रिएट कर दिया ताकि वो जो मछलियाँ हैं वो उसी पर्टिकुलर रेंज में बनी रहें, है ना, तो उससे बाहर ना जाएँ। तो यहाँ पे ये हुआ अपने शिकार को एक जाल में बांध दिया, और बांधने के बाद में सीधा यहाँ पे उसको फिर ये खा लेते हैं।
इन हम्पबैक व्हेल का लाइफ स्पैन क्या है, लगभग 80 से 90 साल तक यहाँ पर ये जीवित रह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों इनका कंजर्वेशन स्टेटस, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इनको प्रोटेक्शन कैसे दी गई है। IUCN के अंदर में इनको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल है, ज़्यादा कोई अभी करंट समय पर चिंता का विषय है नहीं इनकी आबादी को लेकर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ें उससे पहले यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो यार। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, मेरा काम है इन वीडियो के अंदर में चीज़ों को बहुत सिंपल करके समझाना। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, 6 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, आपको हेल्प हो रही है। डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ अगर जाननी होती है, दुनिया देश जितनी भी खबरें होती हैं वो सब एक ही जगह पे कवर हो जाती हैं। चलिए अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द प्रिंट के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये पब्लिश हुआ है और ये खबर बहुत पॉपुलर है यार। अभी हमने द हिंदू में परसों डिस्कस भी किया था, याद होगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये रिसेंटली अमेरिका के विजिट पर गए। जब विजिट पर गए वहाँ पे जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर है लॉयड ऑस्टिन, उनके साथ में डिस्कशंस हुए, कई एग्रीमेंट्स हुए, 100 सा एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया, याद होगा है ना। तो उसमें एक अपडेट रह गया था, अभी उसकी बात कर लेते हैं। अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है कि वो भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं सोनोब्योस, ये बेचने वाला है। तो भारत अमेरिका से यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोब्योस बेचेगा। अब नाम से आपको पता चला है, देखो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एंटी सबमरीन। सबमरीन क्या होती है, जो समुद्र के अंदर चलती है पनडुब्बी। तो पनडुब्बी, दुश्मन की पनडुब्बी को मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर नया हथियार कह सकते हैं जिसको बोलते हैं सोनोब्योस। ये सोनोब्योस दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स के अंदर में लगाया जाता है और इस वजह से जो भारत की नेवी है उनके पास में जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन रोमियो हेलीकॉप्टर के अंदर में दोस्तों ये हम लगाएंगे, जिससे दुश्मन की कोई पनडुब्बी अगर होगी समुद्र के अंदर चल रही होगी उसको तुरंत पकड़ा जा सकेगा। और यही सोनोब्योस अभी हम अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका और भारत सरकार के बीच में डील हुई है। कितने की डील हुई है, $52.8 मिलियन की ये डील की गई है। ठीक है, तो इंडियन नेवी के रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए हेल्पफुल ये होने वाला है। अब दोस्तों ये तो आपको न्यूज़ क्लियर हो गई, खबर जो आप नॉर्मली पढ़ भी सकते हो, इधर उधर से जान भी लोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए सोनोब्योस होते क्या हैं, क्या कैसे काम करते हैं। देखिए बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, ये व्यक्ति आप देख पा रहे होगे हाथ में, एक इंसान आराम से इसको उठा सकता है। एक्सपेंडेबल डिवाइस है, इसको यूज़ किया जाता है समुद्र के अंदर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए, है ना। समुद्र के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, ये ना अंदर जो वेव्स होंगी, साउंड्स होंगे, उनको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ नीचे पनडुब्बी है, दुश्मन की पनडुब्बी, क्योंकि समुद्र के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है, उसको मार के गिराना है। तो जितने भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी देने का काम करता है ये सोनोब्योस। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब ये देखिए, न्यूज़ तो हमने समझ लिया, इसको कैसे यूज़ करते हैं ज़रा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको यूज़ किया जाता है बाय ड्रॉपिंग डैम इनटू द ओशन फ्रॉम एयरक्राफ्ट। आपका जो एयरक्राफ्ट है इस तरीके से, ये आप देख पाओगे, इसमें आपने सोनोब्योस लगा रखे थे। आप इस एयरक्राफ्ट से, मान लो आपके समुद्र के अंदर में कोई चीज़ प्रेजेंट है, तो आप क्या कर रहे हो, उसका पता लगा रहे हैं। अब पता लगाने के लिए आपने सोनोब्योस को छोड़ दिया समुद्र के अंदर में। अब ये समुद्र के अंदर जाएंगे और उसके बारे में जानकारी देके आपको सीधा ये जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आया। तो इसको क्या किया जाता है, एयरक्राफ्ट से सीधा समुद्र के अंदर में लॉन्च किया जाता है। अपने जहाज़ से लॉन्च कर सकते हैं, है ना, ये भी आपको देखना होगा। सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं इसको, मान लीजिए कहीं पर समुद्र के अंदर कुछ है तो सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च हो सकता है। तो जब इसको लॉन्च कर देंगे तो ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये समुद्र के अंदर डूब जाएगा। डूबने के बाद में आसपास की जो साउंड होगी उसको सुनने की ये कोशिश करता है और अगर कोई पनडुब्बी है उसके बारे में जानकारी निकालता है ना। एक पूरा पैटर्न डेवलप कर लेता है। सारी जानकारी निकालने के बाद में ये सीधा ट्रांसमिट करता है। कैसे ट्रांसमिट करता है आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये सिस्टम है सोनोब्योस, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव और तीसरा होता है स्पेशल पर्पस के लिए। अच्छा, तीनों में क्या फ़र्क है, क्वेश्चन बन सकता है, ज़रा ये भी जान लो हाथों हाथ। देखो जो पैसिव सोनोब्योस होता है ये बहुत ही शांतिपूर्वक आसपास की जो आवाज़ निकल रही है, कहीं से सिग्नल आ रहा है, कहीं से आवाज़ एमिट हो रही है, उसको सुनता है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो पैसिव वाला सोनोब्योस है ये एक प्रकार के हाइड्रोफोन को इस्तेमाल करता है ताकि समुद्र के अंदर में या पानी के अंदर में जो भी साउंड एनर्जी है उसको आराम से ये सुन सके। दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा एक्टिव सोनोब्योस। ये क्या करता है, ये पहले खुद से एक साउंड प्रोड्यूस करता है,
ये साउंड पल्स निकालता है। अब मान लो सामने कोई चीज़ है तो साउंड पल्स उससे टकराएगी, टकराने के बाद में वो इको वापस इसके पास में जाएगा, तो उस वाली साउंड को ये डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा कि है क्या सामने, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो एक्टिव वाला क्या करता है, पहले खुद से यहाँ पर एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, तो वो टकरा के सामने आएगा, उसके थ्रू ये जानकारी लेगा। फिर आता है एक स्पेशल पर्पज़ वाला सोनोबियोस। इसमें क्या होता है, ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एनवायरमेंट के बारे में, वाटर का टेम्परेचर किस लेवल पर है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ये प्रोवाइड करवाता है। अब क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कंपोनेंट के अंदर में कि ये जो हिस्सा दिख रहा है, छोटा सा जो पाइप दिख रहा है, इतना काम का है, ये जानकारी दे सकता है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ज़रा ये जान लेते हैं। देखो इस सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर शेप में है, गोल गोल, है ना। उसके अलावा इसमें कई सारे सेंसर्स होते हैं जो साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं। बैटरी यूज़ की जाती है, बैटरी से ही इसको पावर मिलती है, वरना चलेगा कैसे। प्लस इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है या दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाए जाते हैं, क्योंकि ये जानकारी मान लो समुद्र के अंदर ले लेगा कि हाँ कोई चीज़ प्रेजेंट है, कोई ऑब्जेक्ट मिला है मुझे, तो ये जानकारी देगा कैसे। तो इसके लिए यहाँ पे इसमें रेडियो ट्रांसमीटर या दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रखे हैं जो सीधा हमारे जहाज़ तक या हमारे एयरक्राफ्ट तक जानकारी पहुँचाएगा, हाँ भाई यहाँ पर ये कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर ये यूज़ होता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा इसमें जैसे हम दुश्मन की पनडुब्बी मारने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई रिसर्च करनी हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ करनी हो, है ना, या वेल्स का बिहेवियर जानना हो, या कुछ और जानकारी लेनी हो अंडर वाटर, तो वो भी यहाँ पे इसके माध्यम से किया जा सकता है। ये इसके अदर दूसरे यूजेस आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों एक टेम्पल के बारे में। जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से आप इसको लिंक कर पाएंगे। क्या बात हो रही है, विरूपाक्षा टेम्पल। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि विरूपाक्षा टेम्पल को अच्छे से जाकर मैप में देख लेना। उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी बताता हूँ, फिर हम विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। यूपीएससी ने डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है कर्नाटका के हम्पी में है। कुछ इस तरीके से ये भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में आया, खबरों में आया। रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको कवर किया गया है, तो यूनेस्को की साइट से एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन हो ये रहा है, आज इस मंदिर को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में टेम्पल के अंदर में एक पवेलियन है, वो पवेलियन दोस्तों गिर गया, टूट गया भारी भरकम बारिश की वजह से। क्योंकि आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कर्नाटका के अंदर में, केरला के अंदर में, तो उसकी वजह से ये टूट गया, कोलैप्स कर गया। इस वजह से यहाँ पर चिंताएं पैदा हो रही हैं, कहीं अगर ये इस पूरे स्ट्रक्चर को कहीं पर भी खरोच आती है या कोई चीज़ बर्बाद होती है, तो क्या यूनेस्को जो प्रोटेक्शन दे रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर कर रखा है, दुनिया के इस इंपॉर्टेंट फेमस स्थलों में कवर कर रखा है, तो क्या उसमें से हट जाएगा ये। तो इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी चिंताएं नजर आई, और इसीलिए आपने विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में बेसिक तथ्य पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर का पूरा चैप्टर है आपका आर्ट एंड कल्चर में। तो जब बात करते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, तो ये जो मंदिर है दोस्तों विरूपाक्षा, ये मंदिर डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विरूपाक्षा को, जो कि हमारे लॉर्ड शिव के ही फॉर्म है एक। ठीक है, अब उसके बाद मंदिर का लोकेशन हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक टाउन है, एक जगह है हम्पी, वहीं पर यह मंदिर आपको सिचुएटेड नजर आएगा। ये टेम्पल आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिए। अब इस मंदिर की शुरुआत कब होती है, 7वीं सेंचुरी एडी के समय पर। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा जो ओल्डेस्ट टेम्पल्स हैं, जो लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में ये भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कर्नाटका का मैप हो गया, ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहीं पर हम्पी में दोस्तों ये पर्टिकुलर टेम्पल करंट समय पर है। इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जो हमारा कह सकते हैं कि विजयनगर किंग्स थे, विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे, है ना, उनके शासन के दौरान यहाँ पे मंदिर बना। इसमें धीरे धीरे करके कोई ना कोई चीज़ें जुड़ती चली गई। जो चीज़ें बाद में जुड़ी वो चालुक्यन रूलर या जो होयसला का जो पूरा शासन का समय था, तो उस दौरान यहाँ पर इसमें कई सारी चीज़ों को भी ऐड किया गया। धीरे धीरे जो टेम्पल है वो बढ़ता चला गया। आज हमारे सामने जो आपको दिख रहा है वो करंट समय पर अगर हम देखें तो इसका इतिहास ऐसे यहाँ पर निकल कर आया। अब बात आती है आर्किटेक्चरल फीचर्स की। देखिए ये जो मंदिर बना है ना, ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा काम का है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग लगी है, हम इतना सोच सकते हैं, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा कि यार पहले भी इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर या एडवांस इंजीनियरिंग का काम हुआ करता था। तो ये मंदिर कुछ इस तरीके से बना है। और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर अगर आप देख पाओगे मंदिरों का स्ट्रक्चर, तो ज़्यादातर ऐसे हुआ करता था। एक विमान हुआ करता था,
है ना, ये मुख मंडप यानी कि हॉल वगैरह हुआ करता था। फिर उसके अलावा ये नंदी मंडप, ये ऐसे मंडप यहाँ हॉल हुआ करते थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे। मेन जो गेट है गोपुरम हुआ करते थे, और मंदिर में यहाँ पर अंदर गर्भगृह है। मेन जो डीटी है, मेन देवी देवता जो है वो यहाँ पर मेन श्राइन्स के अंदर में बैठाए जाते थे। अब इस मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर है, ज़रा इसके बारे में जानो दोस्तों। ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक सैंक्टम सैंक्टोरम भी है। सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम गर्भगृह। गर्भगृह मतलब मंदिर का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, लॉर्ड विरूपाक्षा को यहाँ पर यह मंदिर डेडिकेट किया गया है। तो लॉर्ड विरूपाक्षा मेन यहाँ पर डीटी है, और मेन डीटी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर इसी गर्भगृह में लगी हुई है। ठीक है, तो ये गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम हो गया। इस पूरे मंदिर को देखोगे तो इसमें कई सारे हॉल हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे मुख मंडप, ये भी मंडप मतलब हॉल है। नंदी मंडप यहाँ पे नजर आएगा। तो हॉल को जो खड़ा किया गया है, इसमें बहुत सारे पिलर लगाए गए हैं। तो लगभग 100 के आसपास पिलर्स लगाए गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। प्लस इस मंदिर का जो द्वार है, जो गेटवे है, बहुत ऊंचे ऊंचे गेट बना रखे हैं। जो द्वार वाले गेटवे होते हैं उसको नाम देता है गोपुरम। तो ग्रैंड लगाए यानी बहुत ह्यूज साइज के टावर्स आपको नजर आएंगे। इस मंदिर के अंदर में 3 मुख्य द्वार आपको नजर आएंगे, 3 गोपुरम है। एक ईस्टर्न साइड पर है जो सबसे बड़ा है। उसके अलावा सबसे बड़ा यानी ईस्टर्न साइड पे है, लगभग 50 मीटर की हाइट तक वो गया हुआ है। तो इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा ऊंचाई पे वो होगा। बाकी जो 2 छोटे छोटे गोपुरम हैं वो छोटे छोटे साइज़ के हैं, एक नदर्न साइड पे, एक इनर ईस्टर्न साइड पे। उसके अलावा अब इस मंदिर के इस स्कल्पचरल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे तो जो गोपुरम मुख्य द्वार बने हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा गहराई से हिंदू देवी देवताओं के जो स्कल्पचर्स हैं वो सब कुछ बनाए गए हैं। प्लस जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत इनोवेटिव है, क्योंकि इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में हम देख पाते हैं फिजिक्स का यूज़ किया गया है। फिजिक्स की जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं, जैसे रेक्टिलिनियर लाइट थ्योरी, ये यूज़ की गई है। उसके अलावा मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, जिसमें फ्रैक्टल, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, हर एक ऐसी चीज़ यूज़ की गई है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस वजह से यहाँ पर ये मंदिर इतना ज़्यादा भव्य आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। बाकी इस मंदिर का एक बहुत बड़ा कल्चरल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये जो मंदिर है ये लंबे समय से बहुत सारे जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ का आर्किटेक्चर देखने के लिए। और इसकी जो इतिहास है वो काफ़ी अनइंटरप्टेड रही है। यहाँ पर कोई इतना कुछ हुआ नहीं है, और एक बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारे भारत के स्पिरिचुअल कल्चरल इंपॉर्टेंस के तौर पर यहाँ पर इस मंदिर को देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और जो मैंने बेसिक तथ्य बताए हैं, स्पेशली इस टेम्पल का आर्किटेक्चर के बारे में जो फीचर समझाए हैं वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का ही है। अब इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक किया जा सकता है। क्या बात हो रही है, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ द हिंदू में, आप सर्च भी कर सकते हैं इसको। जुलाई 2024 तक, यानी ये जो पर्टिकुलर ईयर है 2024 वाला, इसमें जुलाई के महीने तक लगभग जो 9000 के आसपास जो केसेस हैं या इससे भी ज़्यादा केसेस हैं वो H1 और N1 के निकल कर आए। और H1N1 के सबसे ज़्यादा केसेस अभी पंजाब, केरला और गुजरात में देखने को मिले। इस वजह से H1N1 चर्चाओं में है और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बने हैं। इवन H1N1 को लेकर ही यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा ए बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसकी वजह से H1N1 होता है, इसको हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वाइन फ्लू की बीमारी इंडिया में वापस से देखने को मिली, और स्पेशली जुलाई 2024 तक कई केसेस यहाँ पे नजर आए। ठीक है, लगभग 9000 से ज़्यादा केसेस नजर आए, जिसमें से 178 से ज़्यादा लोगों की जान गई। ये केवल जुलाई 2024 तक हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। ये एक वायरस है, इसका नेचर अगर आप देख पाएंगे तो ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है। इन्फ्लुएंजा में कई सारे टाइप हैं, तो ये इन्फ्लुएंजा ए वाला वायरस है, इसको हम कई बार स्वाइन फ्लू बोलते हैं सिंपल शब्दों में। अब ये वाला जो वायरस है, या तो ये ह्यूमंस को, इंसानों को, या जो हमारे पिग्स हैं यानी सूअर हैं उनको बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है ना। स्पेशली इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं वो लगातार डैमेज होती हैं। ठीक है, तो या तो ह्यूमंस या फिर ये जो पिग्स हैं ये बुरी तरह से इन्फेक्ट होते हैं। जब बात करते हैं इस वायरस के ट्रांसमिशन की, तो क्या ये वायरस आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? जी बिल्कुल फैल सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खांस दे, छींक दे, तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे? तो जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं। अब नॉर्मल व्यक्ति अगर उनके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो बीमारी उस पर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये है इसका ट्रांसमिशन का प्रोसेस। फिर बात आती है कॉन्टेगियस पीरियड। देखिए, ये जो वायरस है ना, जब ये किसी को हो जाता है तो शुरुआत में इसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते,
4 दिन बाद थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आएंगे। और ज़्यादातर ये बच्चों में होता है या ऐसे लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा ये केसेस हमको देखने को मिलता है। लंबे समय तक रह सकता है और अगर सही समय पर ठीक ना किया जाए तो इससे जान भी जा सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर H1N1 के बारे में पता चला, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट हुआ सुअर के अंदर में, फिर धीरे धीरे पर्सन टू पर्सन फैलने लगा। पहली बार ये जो बीमारी है ह्यूमंस के अंदर साल 2009 में पाई गई थी। उस समय पर एक हंगामा सा हो गया था कि स्वाइन फ्लू फैल चुका है, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा डर लोगों में हो गया था, है ना। तो इसके लिए मास्क पहनना, N95 मास्क का यूज़ किया जाए, हाथ वगैरह धोएं, आँख नाक जो मुंह है उसको टच ना करें। जैसे कोविड के प्रिकॉशंस थे वही प्रिकॉशंस हमें अपनाने पड़ते हैं H1N1 के लिए भी। अब दोस्तों H1N1 का पहला केस मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत में 2009 में आया। लेकिन उसके बाद कई बार इंडिया में H1N1 के सेवरल आउटब्रेक्स हुए हैं, कई बार ऐसे केसेस आए। जैसा अभी 2024 में हम देख पा रहे हैं, जुलाई तक 9,000 से ज़्यादा केस आ गए। वैसे ही एक बार 2021 में हुआ, 2022 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ। और करंट सिनेरियो देखेंगे तो अभी पंजाब में 41 डेथ हो चुकी हैं, इस साल की बात कर रहा हूँ 2024 की। केरला में 34 डेथ हुई हैं और गुजरात के अंदर 28 डेथ हुई हैं। ये वो 3 राज्य हैं जहाँ पर अभी स्वाइन फ्लू का मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृतकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जो केसेस हैं दोस्तों वो दिल्ली, गुजरात और केरला से रिपोर्ट करे जा रहे हैं। और 2022 में भी ऐसा कुछ हुआ था। 2022 में 13,202 केसेस पाए गए थे, जिसमें से 410 लोगों की मृत्यु हो गई, ये बताया गया। ठीक है, अब हाल ही में कई सारे और भी डेवलपमेंट्स बताए जा रहे हैं जो कि हमारे लिए चिंताजनक विषय है। दोस्तों जब ये स्वाइन फ्लू होता है ना किसी को, तो उनमें कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार होना, सर में दर्द होना, गला खराब हो जाना, नाक बहना, मसल्स में पेन होना, जी मचलाना, ये सब इसके लक्षण हैं। प्लस कई बार ये बीमारी और भयंकर तरीके से किसको लपेट लेती है तो वो सिम्टम्स, वो लक्षण और भीषण हो जाते हैं, जहाँ पे सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। फिर यही चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, सीधा ये बीमारी दिमाग पे चढ़ जाती है, हेल्थ कंडीशंस और बेकार हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं हैं इस बीमारी को देखते हुए, वो बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। अब हाल ही में जो प्रॉब्लम नज़र आई दोस्तों, हमारा पुणे बेस्ड जो एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया इस वायरस में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं। अब ये म्यूटेशन क्या होता है? देखो आपको पता होगा जो वायरस होता है ना, ऐसा नहीं है जो एक फॉर्म में है वो वैसे ही फॉर्म में रहेगा। आपने कोविड के समय पर यह देखा था कि पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, थर्ड वेव आ गई। ये क्यों हो रही थी? सेकंड वेव, थर्ड वेव, सेकंड वेव कितनी खतरनाक आई थी? रीज़न ये था वायरस के अंदर में म्यूटेशंस हो गया था, चेंजेस हो गए थे, बदलाव हो गया था। तो वायरस अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करता है। अब देखो म्यूटेशंस होते हैं लोगों में, लेकिन अब जब म्यूटेशंस होते हैं, कोई ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसमें यहाँ पर जिसका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ म्यूटेशंस वायरस में ऐसे होते हैं जिससे वायरस और ख़तरनाक हो जाता है। एक नया स्ट्रेन हमको मिल जाता है, एक नया उसका सब टाइप मिल जाता है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसे ही एक म्यूटेशन हुआ जिसने पुराने वाले वायरस को पछाड़ दिया, और ये जो यहाँ पर नया वाला म्यूटेशन हुआ है, नया वाला वायरस हमारे सामने आया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है 2024 में। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो म्यूटेशन का इम्पैक्ट काफ़ी खतरनाक पड़ता है, क्योंकि पहले दोस्तों स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास में वैक्सीनेशन है। अब वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, तो वैक्सीन वो सही से काम नहीं कर पा रही है। तो पुराने वाले स्ट्रेन के कंपैरिजन में नया वाला स्ट्रेन स्ट्रांग है। जो नया वाला स्ट्रेन है वो यहाँ पे है मिशिगन स्ट्रेन। तो इसमें पुरानी वाली वैक्सीन सही तरीके से इफेक्टिव ही नहीं है, ये यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। नाउ ये है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखोगे तो सभी एडिटोरियल एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, सेफ्टी ऑफ वेमेन, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। अभी जो कोलकाता के अंदर ये केस हुआ उसकी वजह से ये चर्चाओं में है। हेल्थ केयर में जो वायलेंस हो रहा है उसको लेकर क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, टाइमली जस्टिस देने की ज़रूरत है ना। हेल्थ केयर में लोगों में एक डर आ चुका है, हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। चारों टॉपिक एक ही टारगेट पर हैं। अब दोस्तों ये चारों एडिटोरियल को पढ़ने के लिए यहाँ पर ये आर्टिकल है। अब देखो ये वाला आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार। ये कब एक्सप्लेन किया है? 23 अगस्त को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहते हैं तो 23 अगस्त का वीडियो देखिए और एडिटोरियल सेक्शन पे चले जाइए। वहाँ पे मैंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में आपको ये सभी डिटेल्स शेयर कर रखी हैं। वैसे देखो यही सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं। आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर में किस तरीके से जो वुमेन सेफ्टी को लेकर क्राइम है वो बढ़ रहा है।
आज के समय के प्रोविजंस क्या हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया भी, डॉक्टर्स ने, तो उसमें मांग क्या थी। तो प्लीज़ आप 23 अगस्त वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वो रिपीटेड ही होने वाला है, जिसमें टाइम भी कंज्यूम होगा 20 मिनट्स के आसपास, वीडियो लेंथी भी हो जाएगा, और दूसरी बात वही सेम चीज़ें होंगी। तो रिवीजन भी अगर किसी को करना है तो आप प्लीज़ एक बार उस वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर थोड़ा टाइम होता ना, वीडियो जल्दी आ रहा होता, तो मैं इसको वापस से दोबारा पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वीडियो ऑलरेडी लेट भी हो चुका है, 11 के आसपास बज चुके हैं। तो ये आपको याद होगा 2014 वाला मैंने मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, है ना, कि भाई ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है। बाकी आज के एडिटोरियल सेक्शन में यही है, रिपीटेड चीज़ें हैं, चारों के चारों आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर हैं, चारों को कंपाइल करके डेटा ये है। 23 अगस्त वाले वीडियो से कवर कर लीजिए, नोट्स यहाँ से कलेक्ट कर लेना। अब आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो वर्ड ऑफ द डे में है एटीन्यूएट। एटीन्यूएट मतलब होता है बिकम वीकर, कमज़ोर पड़ जाना, कमज़ोर करना, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कमज़ोर पड़ना, वीकेंड हो गया, फेडेड हो गया, ऐसा हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एटीन्यूएट वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब तक सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक इन वर्ड ऑफ द डे का या इनका वोकैब्स का कोई फ़ायदा होगा नहीं। सेंटेंस में आप इसका यूज़ करेंगे, आप जब भी बात आएगी कमज़ोर पड़ने की या कमज़ोर होने की, तो आप इसी वर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, आप इसका यूजेज सीख जाएंगे, मेंस में हेल्प करेगा, सीसैट में हेल्प करेगा, स्पेशली पैसेज के अंदर में कई सारे ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो ज़्यादा न्यूज़पेपर के होते हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब एक बड़ी सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था रूमी 1 रॉकेट को लेकर। तो रूमी 1 रॉकेट के रेफरेंस में जो 3 स्टेटमेंट्स बताने थे, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। यानी क्या रूमी 1 भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। जी बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है पता है ना, जिसमें सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये भी सही बात है, कल हमने पढ़ा था। तीसरा अगर आप देख पाएंगे क्या इसने अभी तक का सबसे भारी पेलोड कैरी किया है, नहीं, सबसे छोटा पेलोड हम कह सकते हैं, सबसे भारी नहीं, जिसमें यहाँ पर आपको पता होगा छोटी सैटेलाइट जो 1 किलोग्राम से भी कम की साइज़ की है या 1 से 10 किलोग्राम की है, तो ऐसी सैटेलाइट्स को इसने लॉन्च किया है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये रॉकेट एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पे 100% जो पायरोटेक्निक्स है उससे ये फ्री है, इसमें कोई भी TNT जैसी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है, जैसे होता यह है कि हमारे न्यूज़पेपर में भी कई सारे ऐसे आर्टिकल, इस चक्कर में मैंने इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग चीज़ें भी ऐड की हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसा एनालिसिस मिले जो सीधा आपको हेल्प करे, ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाओ। कभी कभी न्यूज़पेपर में क्या होता है, चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं रेगुलर बेसिस पे, जो आपने आज पढ़ा वो कल भी पढ़ा, फिर परसों भी, फिर ऐसे लगातार रिपीट हो रही हैं। तो वहाँ पे उसकी बजाय दूसरे सोर्सेज भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिस वजह से आपको वीडियो में सीधा हेल्प मिल रही है। बाकी रिविजन वगैरह के लिए मैं करता हूँ कुछ, मुझे पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, सर मंथली कंपाइलेशन लेकर आइए, वीकली कंपाइलेशन लेकर आइए, उसको लेकर मैं बड़ा अपडेट आपको देने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर में, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।